बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं शजीउल्लाह फरासत, आप देख रहे हैं नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज पर मुश्तमिल 4TV का खुसूसी खबरनामा दुनिया भर से, यानी खबरें आपकी नजर से। सबसे पहले हेडलाइन। IS के बचे कुचे इलाकों पर कंट्रोल के लिए इराकी फौज का ऑपरेशन शुरू। हवीजा के 11 देहातों को छुड़ा लिया गया। सीरियन फौज ने दीर अल ज़ोर के 85% इलाके को आजाद करा लिया। हमामी बशार आर्मी पर अमरीका की इत्तेहादी फोर्स का हमला। ईरान, इराक और तुर्की के वजीरों की न्यूयॉर्क में मीटिंग। कुर्दिस्तान में रेफरेंडम के खिलाफ वार्निंग। कहा आग के शोले भड़क उठेंगे। इराकी कुर्दिस्तान के लीडर मसूद बरजानी ने रेफरेंडम मुलतवी करने से इनकार कर दिया। यूनाइटेड नेशंस फलस्तीनी इलाकों से नस्ल परस्त इसराइल का कब्जा खत्म कराए। UN जनरल असेंबली से महमूद अब्बास का खिताब। न्यूयॉर्क में जवाद जरीफ टिलरसन मुलाकात। ट्रंप के जहरीले बयानात पर खामनाई की तनकीद। कुत्ते भौंकते हैं, काफिले चलते रहते हैं। जनरल असेंबली से डोनाल्ड ट्रंप के खिताब पर नॉर्थ कोरिया का जवाब। जम्मू कश्मीर के वजीर नईम अख्तर कातिलाना हमले में बाल बाल बचे। ग्रेनेड फटने से 3 सिविलियंस हलाक। राजनाथ सिंह ने कहा रोहिंग्या मुसलमान रेफ्यूजी नहीं, गैर कानूनी इमिग्रेंट्स हैं। मुल्क से बाहर करने पर कानून की खिलाफ वर्जी नहीं होगी। हेडलाइंस आपने देखी। अब खबरों की तफसील। इराकी फौज ने किरकुक सूबे के हवीजा टाउन को आजाद कराने के लिए बड़े पैमाने पर एक ऑपरेशन शुरू किया है। ये इराक में ISIS के आखिरी बचे कुछ इलाकों में शामिल है। इराक के वजीर आजम हैदर अल अब्बादी ने कहा कि जुमेरात की सुबह हमने हवीजा की आजादी के ऑपरेशन का पहला मरहला शुरू किया। उन्होंने कहा कि हमने इराक की पूरी सरजमीन को IS दहशतगर्दों से आजाद कराने का वादा किया है और ये ऑपरेशन उसी वादे का हिस्सा है। वजीर आजम ने कहा कि वो इराकी फोर्सेस को मुबारकबाद देते हैं जिन्होंने कई कामयाबियां हासिल की हैं और अल्लाह की मदद से हम इस मर्तबा एक और कामयाबी हासिल करेंगे। शुरुआती खबरों में कहा गया कि ऑपरेशन का आगाज होने के बाद से कई इलाकों को हवीजा में जो आसपास के इलाके हैं उन्हें IS के कंट्रोल से छुड़ाया गया। ऐसे 11 देहात हैं जिन्हें बताया गया कि IS के कंट्रोल से छुड़ा लिया गया और इराकी फौज का वहां पर कब्जा हो गया। इराकी फौज को इस ऑपरेशन में वॉलंटियर फोर्स अशद शाबी की मदद हासिल है। यूनाइटेड नेशंस का अंदाजा है कि हवीजा ऑपरेशन से 85,000 से ज्यादा लोग बेघर होंगे। हवीजा उन 4 इराकी शहरों में शामिल है जिन पर अभी IS का कंट्रोल है। दूसरे 3 शहर अल-कायम, रावा और अरना है। हवीजा टाउन इराक के दारुल बगदाद से 240 किलोमीटर दूर वाक़ है। इराकी फौजों ने इस साल मोसुल और तलफ्र को IS के शिकंजे से आजाद कराया था। एक रिपोर्ट में कहा गया कि इराक की सरकारी फौज ने अपने इत्तेहादियों की मदद से IS के कंट्रोल वाले तमाम इलाकों पर हमले शुरू कर दिए हैं। हवीजा में सुन्नी आबादी ज्यादा है। हवीजा का ये ऑपरेशन एक ऐसे वक्त किया जा रहा है जब नीम खुद मुख्तार कुर्दिस्तान इलाके में कुछ दिन बाद एक रेफरेंडम होने वाला है जिस पर एक तनाज़ा पैदा हो गया है। ये बात साफ नहीं है कि किरकुक में इस रेफरेंडम का क्या असर पड़ेगा। हाल ही में किरकुक में रेफरेंडम के सवाल पर तनाव पैदा हुआ था और झड़पें हुई थी। किरकुक में कुर्दों, अरबों और दूसरे ग्रुप्स की मिली जुली आबादी है। रशिया ने कहा कि सीरियन फौज ने दीर अल ज़ोर शहर के 85% से ज्यादा इलाके को आजाद करा लिया है। रशिया की वजारत दिफा ने कहा कि एक हफ्ते के अंदर पूरे शहर पर सरकारी फौजों का कब्जा हो जाएगा। रशिया की वजारत दिफा ने कहा कि अमेरिका की ताईद रखने वाली सीरियन डेमोक्रेटिक फोर्सेस SDF ने हमाम में सीरिया की सरकारी फौज के ठिकानों पर हमला किया जो सेफ जोन्स के ताल्लुक से किए गए समझौते की खिलाफ वर्जी है। कजाकिस्तान के दारुल हुकूमत आस्ताना में इस सिलसिले में एक समझौता हुआ था।
ईरान, इराक और तुर्की ने इराक के कुर्दिस्तान इलाके में रेफरेंडम पर एक मरतबा फिर एतराज किया और वार्निंग दी कि इस गैर दस्तूरी रेफरेंडम से मिडल ईस्ट में आग के शोले भड़क उठ सकते हैं। ईरान, इराक और तुर्की के फॉरेन मिनिस्टर्स जवाद जरीफ, इब्राहिम जाफरी और मेवलूद कावुसोगलू ने न्यूयॉर्क में एक बयान जारी करते हुए ये बात कही। इन वजीरों ने यूएन जनरल असेंबली के मौके पर यह मीटिंग की। बयान में इराक में नीम खुद मुख्तार इलाके कुर्दिस्तान में होने वाले रेफरेंडम के ताल्लुक से वार्निंग दी गई कि इससे आईएसआईएस के खिलाफ लड़ाई कमजोर होगी और गड़बड़ से मुतासरा इलाकों में मजीद नई जंगें शुरू होंगी। तीनों पड़ोसी मुल्कों ने इराक के कुर्द लीडर से कहा कि वो इस रेफरेंडम से बाज रहें और इसके बजाय मसले को हल करने के लिए बगदाद और एरबिल के दरमियान बातचीत कराएं। इस बयान में इराक की खुद मुख्तारी और कौमी इत्तेहाद की हिफाजत की जरूरत पर जोर दिया गया। इराक के वजीर आजम हैदर अल अबादी ने वार्निंग दी है कि इस रेफरेंडम के खतरनाक नतीजे निकलेंगे। उन्होंने बगदाद में मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि यह रेफरेंडम दस्तूर के खिलाफ है, इससे इराक तकसीम होगा और कमजोर होगा। उन्होंने कहा कि मैं इराक के इत्तेहाद के बारे में बातचीत चाहता हूं, हम एक मुल्क हैं। इस दौरान कुर्द लीडर मसूद बरजानी ने इराकी हुकूमत को रेफरेंडम की जगह पर कोई दूसरा मंसूबा पेश करने के लिए 3 दिनों की मोहलत दी। उन्होंने कहा कि ऐसे मंसूबे की जमानत आलमी बिरादरी, अमेरिका और यूरोपीय यूनियन को देनी चाहिए, लेकिन उन्होंने कहा कि उनके ख्याल में बगदाद उस सतह पर नहीं पहुंचा है। मसूद बरजानी ने कहा कि रेफरेंडम को मुलतवी करना मुमकिन नहीं है। यूनाइटेड नेशंस ने भी रेफरेंडम पर फिक्रमंदी का इजहार किया और कहा कि इससे खित्ते का इस्तेहकाम मुतासिर होगा। तुर्की में भी कुर्द लंबे अरसे से आजादी के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। तुर्की की हुकूमत कुर्दों की तंजीम केपीपी को दहशतगर्द ग्रुप करार देती है। तुर्की के सदर तैयब एर्दोगान ने यूएन जनरल असेंबली से खिताब करते हुए वार्निंग दी है कि इस रेफरेंडम से इलाके में एक नई जंग शुरू हो सकती है। उन्होंने कहा कि रेफरेंडम की सूरत में वो नीम खुद मुख्तार इलाके के खिलाफ पाबंदियां लगाएंगे। इस दौरान इसराइल ने कुर्दों की आजादी के लिए रेफरेंडम की तायीद की है। यमन के दारुल सना में हजारों लोगों ने सड़कों पर निकलते हुए सऊदी अरब के खिलाफ एहतजाज किया। यमन में अलहूसियों को कंट्रोल हासिल होकर 3 साल पूरे हो गए हैं। इस मौके पर यह रैली निकाली गई। एहतजाज में हिस्सा लेने वालों ने अलहूसियों का साथ देने का वादा किया। सना के दूसरे मकामात पर भी रैलियां निकाली गईं। फलस्तीन के सदर महमूद अब्बास ने यूनाइटेड नेशन से कहा है कि वो फलस्तीनी इलाकों में नस्ल परस्त इसराइल के कब्जे को खत्म कराए। यूएन जनरल असेंबली के 72वें सेशन से खिताब करते हुए फलस्तीनी लीडर महमूद अब्बास ने कहा कि फलस्तीन से नस्ल परस्त हुकूमत का खात्मा हमारी और आपकी जिम्मेदारी है। उन्होंने यहूदी बस्तियां बसाने के इसराइल के मंसूबों की मजम्मत की और कहा कि हर जगह इसराइली बस्तियां बनाई जा रही हैं और इन बस्तियों से इसराइल फलस्तीन मसले का 2 रियासती हल खतरे में पड़ रहा है। हमास ने फलस्तीनी अथॉरिटी के लीडर महमूद अब्बास के खिताब के दौरान दहशतगर्दी और फलस्तीनियों की जद्दोजहद में फर्क न करने पर अफसोस का इजहार किया। हमास के तर्जमान फौजी बरहूम ने एक बयान में कहा कि उनकी तंजीम ने कौमी इत्तेहाद के लिए पहल की है। यूनाइटेड नेशंस में लीबिया में अमन और इस्तेहकाम में मदद के लिए एक मंसूबा पेश किया गया। यूनाइटेड नेशंस में लीबिया के नुमाइंदे गुस्साम सलामी ने यूएन जनरल असेंबली के मौके पर एक मीटिंग में लीबिया के ताल्लुक से एक एक्शन प्लान पेश किया। उन्होंने कहा कि लीबिया के अवाम एक ऐसा प्रोसेस चाहते हैं जिसमें वो खुद शामिल हों और वो खुद अहम रोल अदा करें। उन्होंने कहा कि लीबिया के लोग इस बात के हकदार हैं कि उनके मुल्क में गैर यकीनी खत्म हो। यूएन सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस ने उम्मीद जाहिर की कि यह मौका लीबिया को मुत्तहिद करने का मौका बन सकता है। इसके जरिए लंबे अरसे से जारी लड़ाई खत्म की जा सकती है। आलमी सतह पर तस्लीम की जाने वाली लीबियाई हुकूमत के वजीर आजम फैयाज सराज ने यूएन जनरल असेंबली से खिताब करते हुए कहा कि यूनाइटेड नेशंस में तमाम फरीकों ने एक ऐसी हुकूमत की जरूरत को महसूस किया है जिसकी अथॉरिटी पूरे मुल्क पर हो। जब से नाटो की क़यादत में मगरबी और अरब मुल्कों की फौजों ने लीबिया पर हमला किया और मुअम्मर क़ज़्ज़ाफ़ी हुकूमत का तख्ता उल्टा, लीबिया में कोई मरकजी हुकूमत नहीं है और 2011 से मुसलसल खाना जंगी जारी है। ईरान के सुप्रीम लीडर सैयद अली खामनाई ने मुल्क के खिलाफ जारहाना बयानबाजियों पर अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप पर तनकीद की। आयतुल्ला खामनाई ने ईरानी एक्सपर्ट्स की एक मीटिंग से तेहरान में खिताब करते हुए ट्रंप के बयानात को अहमकाना, झूठे और बदनुमा करार दिया। खामनाई ने कहा कि अमेरिकी सदर के बयानात से अमरीकी कौम का वक़ार ऊंचा नहीं होगा। अमेरिका के अच्छे लोगों को ऐसे सदर पर शर्मिंदा होना चाहिए। ईरान के सुप्रीम लीडर ने कहा कि इस्लामी जमहूरिया ईरान की मौजूदगी और असर और रसूख से खित्ते में अमेरिका और सिहयोनी इसराइल के
منصوبے اور سازشیں ناکام ہوئے ہیں اور یہی ان کے غصے کی اصل وجہ ہے۔ امریکہ لمبے عرصے سے ایک نئے مڈل ایسٹ اور گریٹر مڈل ایسٹ کی بات کرتا رہا ہے اور اس حوالے سے عراق، سیریا اور لبنان میں کافی سرگرم رہا ہے، لیکن اسے تینوں ملکوں میں شکست ہوئی ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے منگل کو UN جنرل اسمبلی سے خطاب کرتے ہوئے الزام لگایا تھا کہ ایران خطے میں استحکام کو متاثر کرنے کی سرگرمیوں میں مصروف ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایران دہشت گردی کی مدد کر رہا ہے جو عالمی سمجھوتوں کی خلاف ورزی ہے۔ ٹرمپ نے ایران اور 6 عالمی طاقتوں کے درمیان 2015 کی نیوکلیئر ڈیل پر بھی تنقید کی تھی۔ ایک دن پہلے ایران کے صدر حسن روحانی نے UN جنرل اسمبلی سے خطاب کرتے ہوئے ڈونلڈ ٹرمپ کے جاہلانہ تبصرے پر تنقید کی تھی۔ ایران اور 6 عالمی طاقتوں کے نمائندوں کی ایک میٹنگ ہوئی جس میں نیوکلیئر ڈیل پر عمل آوری کے سلسلے میں غور کیا گیا۔ ایران کے وزیر خارجہ جواد ظریف نے بتایا کہ اس میٹنگ میں انہوں نے نیوکلیئر ڈیل کے تعلق سے امریکہ کے رویے کا مسئلہ اٹھایا۔ میٹنگ میں حصہ لینے والے تمام ملکوں نے اس بات کی ضرورت پر زور دیا کہ نیوکلیئر ڈیل کا احترام کیا جائے۔ یہ میٹنگ نیو یارک میں UN جنرل اسمبلی کے موقع پر ہوئی۔ اس دوران یورپی یونین کی خارجہ پالیسی چیف فیڈریکا موگیرینی نے کہا کہ نیوکلیئر ڈیل اچھا کام کر رہی ہے اور اس پر دوبارہ بات چیت کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے موگیرینی نے کہا کہ ہم سب کا خیال ہے کہ تمام فریق اس سمجھوتے پر عمل کر رہے ہیں۔ فرانس کے صدر ایمانوئل میکرون نے کہا ہے کہ وہ نیوکلیئر ڈیل کے تعلق سے ٹرمپ کے خیالات کی تائید نہیں کرتے۔ ایمانوئل میکرون نے یونائیٹڈ نیشنز کی جنرل اسمبلی میں تقریر کرتے ہوئے کہا کہ ایران نیوکلیئر ڈیل کو مسترد کرنا ایک سنگین غلطی ہوگا۔ امریکہ کے سیکریٹری آف ریکس ٹیلرسن نے یہ بات مانی ہے کہ ایران تکنیکی طور پر نیوکلیئر ڈیل پر عمل کر رہا ہے۔ ریکس ٹیلرسن نے نیوکلیئر ڈیل پر عمل آوری کے جائزے کے لیے ہونے والی میٹنگ کے موقع پر ایران کے وزیر خارجہ جواد ظریف سے ملاقات کی۔ اس میٹنگ کے بعد ٹیلرسن نے میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ ایران کے تعلق سے امریکہ کی شکایتیں سیاسی نوعیت کی ہیں، لیکن انہوں نے اس بارے میں زیادہ صفائی نہیں دی۔ ٹیلرسن نے کہا کہ یہ میٹنگ جواد ظریف کے ساتھ ملاقات اور ہاتھ ملانے کا ایک اچھا موقع تھا اور یہ ملاقات کافی خوشگوار ماحول میں ہوئی۔ قطر اور سعودی اتحاد کے درمیان تنازع کی وجہ سے کئی خاندان بکھر گئے ہیں۔ BBC نے ایک رپورٹ میں یہ بات بتائی۔ اس رپورٹ میں قطر کے کئی شہریوں کی کہانیاں سنائی گئیں جو اپنی ماؤں، بیویوں اور دوسرے رشتہ داروں سے بچھڑ گئے ہیں۔ سعودی عرب اور اس کے اتحادی ملکوں نے قطر سے تمام تعلقات توڑ دیے ہیں اور اس کے ساتھ زمینی اور ہوائی راستے بند کر دیے ہیں، جس کی وجہ سے کئی لوگ اپنے رشتہ داروں سے نہیں مل پا رہے ہیں۔ قطر کے کئی شہریوں کی شادیاں سعودی عرب، UAE اور دوسرے خلیجی ملکوں میں ہوئی ہیں اور کئی خاندان مشترکہ ہیں جن کے ماں اور باپ کا تعلق الگ الگ ملکوں سے ہے۔ دنیا بھر سے وقت ہو گیا چھوٹے سے بریک کا۔ بریک کے بعد اور خبروں کے ساتھ دیکھیں۔ پرویز مشرف نے کہا بے نظیر بھٹو قتل کیس میں آصف علی زرداری شامل ہو سکتے ہیں اور مودی حکومت داؤد ابراہیم سے بات چیت کر رہی ہے۔ راج ٹھاکرے نے یہ دعویٰ کیا۔ آپ دیکھ رہے ہیں دنیا بھر سے، میں ہوں شجیع اللہ فراز۔ آگے بڑھنے سے پہلے ہیڈ لائنز ایک بار پھر۔ IS کے بچے کچے علاقوں پر کنٹرول کے لیے عراقی فوج کا آپریشن شروع۔ حویجہ کے 11 دیہاتوں کو چھڑا لیا گیا۔ سیرین فوج نے دیر الزور کے 85% علاقے کو آزاد کرا لیا۔ حما میں بشار آرمی پر امریکہ کی اتحادی فورس کا حملہ۔ ایران، عراق اور ترکی کے وزیروں کی نیو یارک میں میٹنگ۔ کردستان میں ریفرینڈم کے خلاف وارننگ، کہا آگ کے شعلے بھڑک اٹھیں گے۔ عراقی کردستان کے لیڈر مسعود برزانی نے ریفرینڈم ملتوی کرنے سے انکار کر دیا۔ یونائیٹڈ نیشنز فلسطینی علاقوں سے نسل پرست اسرائیل کا قبضہ ختم کرائے۔ UN جنرل اسمبلی سے محمود عباس کا خطاب۔ نیو یارک میں جواد ظریف ٹیلرسن ملاقات۔ ٹرمپ کے زہریلے بیانات پر خامنائی کی تنقید۔
کتے بھونکتے ہیں، قافلے چلتے رہتے ہیں، جنرل اسمبلی سے ڈونلڈ ٹرمپ کے خطاب پر نارتھ کوریا کا جواب۔ جموں کشمیر کے وزیر نعیم اختر قاتلانہ حملے میں بال بال بچے، گرینیڈ پھٹنے سے 3 سیویلینز ہلاک۔ راجناتھ سنگھ نے کہا روہنگیا مسلمان ریفیوجی نہیں، غیر قانونی امیگرنٹس ہیں، ملک سے باہر کرنے پر قانون کی خلاف ورزی نہیں ہوگی۔ ہندوستان کے وزیر داخلہ راجناتھ سنگھ نے کہا ہے کہ روہنگیا مسلمان ریفیوجی نہیں ہیں بلکہ غیر قانونی امیگرنٹس ہیں۔ انسانی حقوق کمیشن کے ایک سیمینار سے خطاب کرتے ہوئے راجناتھ سنگھ نے سوال کیا کہ بعض لوگ کیوں روہنگیا مسلمانوں کو ملک سے باہر کرنے کے فیصلے پر اعتراض کر رہے ہیں، حالانکہ میانمار انہیں قبول کرنے کے لیے تیار ہے۔ دہلی میں ہونے والے اس سیمینار سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ روہنگیا ریفیوجی نہیں ہیں، وہ مناسب طریقہ کار پر عمل کیے بغیر یہاں آئے ہیں، کسی بھی روہنگیا نے پناہ کی درخواست نہیں کی ہے، یہ لوگ غیر قانونی امیگرنٹس ہیں۔ وزیر داخلہ نے کہا کہ ہندوستان روہنگیا مسلمانوں کو ملک سے باہر کرتے ہوئے کسی بھی عالمی قانون کو نہیں توڑے گا، کیونکہ اس نے یونائیٹڈ نیشنز کے ریفیوجیوں سے متعلق 1951 کے کنونشن پر دستخط نہیں کیے ہیں۔ حال ہی میں انسانی حقوق کمیشن نے مرکزی حکومت کو ایک نوٹس بھیجی تھی اور روہنگیا مسلمانوں کو ملک سے باہر کرنے کے بارے میں بعض سوالات پوچھے تھے۔ انسانی حقوق کمیشن نے کہا کہ وہ ضرورت پڑنے پر اس معاملے میں دخل اندازی کرے گی۔ یہ معاملہ سپریم کورٹ میں چل رہا ہے اور اس کی اگلی سنوائی 3 اکتوبر کو ہے۔ म्यांमार से भारत घुस आए, ये रोहिंग्या रिफ्यूजी नहीं है, इस सच्चाई को हमें समझना चाहिए। रिफ्यूजी स्टेटस प्राप्त करने के लिए एक प्रोसेस होता है और इनमें से किसी ने उस प्रोसीजर को अपनाया नहीं है, उस प्रोसीजर का पालन नहीं किया है। रोहिंग्या लोगों को भारत से डिपोर्ट करके भारत किसी इंटरनेशनल लॉ का भी उल्लंघन नहीं करेगा, क्योंकि वह 1951 के यूएन रिफ्यूजी कन्वेंशन का सिग्नेटरी भी नहीं है। मगर उनको मैं यह भी बताना चाहूंगा कि नॉन रिफॉलमेंट का सिद्धांत उन लोगों पर लागू होता है जिन्होंने भारत में एसाइलम लिया हुआ। किसी भी रोहिंग्या को भारत में एसाइलम प्राप्त नहीं है और न ही किसी ने इसकी कोई एप्लीकेशन भी आज तक दी है। इसलिए ह्यूमन राइट्स का हवाला देकर इलीगल इमिग्रेंट्स को रिफ्यूजी बताने की यह गलती कम से कम नहीं की जानी चाहिए। सऊदी अरब ने कहा कि रोहिंग्या मुसलमानों का मसला उसके लिए काफी अहमियत रखता है और आलमी बिरादरी को चाहिए कि वो म्यांमार में रोहिंग्या मुसलमानों के खिलाफ नस्ल कुशी की मुहिम रुकवाने की कोशिश करे। सऊदी अरब ने इंसानी बुनियादों पर रोहिंग्या मुसलमानों की मदद और मसले के हल के लिए आलमी बिरादरी की मुदाखलत की जरूरत पर जोर दिया। यूनाइटेड नेशंस की इंसानी हुकूक काउंसिल की मीटिंग में सऊदी अरब के नुमाइंदे ने यह बात कही। यूनाइटेड नेशंस में सऊदी अरब के सफीर अब्दुल अजीज ने रोहिंग्या मुसलमानों पर तशद्दुद की मजम्मत की, जिसके नतीजे में 4 लाख से ज्यादा लोग बेघर हुए। सऊदी अरब के नुमाइंदे ने इस बात पर अफसोस का इजहार किया कि म्यांमार की हुकूमत आलमी तहकीकाती ओहदेदारों को म्यांमार में दाखिल होने से रोक रही है। इस बात पर भी उन्होंने अफसोस का इजहार किया कि म्यांमार के ओहदेदार राखीन में आलमी इमदादी तंजीमों के दाखिले को रोक रहे हैं। उन्होंने यूनाइटेड नेशन से कहा कि वो म्यांमार की तरफ से इन खिलाफ वर्जियों को रुकवाए और रोहिंग्या मुसलमानों के मसाइल को हल करे। बांग्लादेश में रोहिंग्या रेफ्यूजियों के लिए इमदाद ले जाने वाला रेड क्रॉस का एक ट्रक हादसे का शिकार हो गया, जिससे कम से कम 9 लोग हलाक हो गए। ये वाक़या कॉक्स बाजार के करीब पेश आया, जहां पर 4,20,000 रेफ्यूजीज म्यांमार से फरार होकर पनाह लिए हुए हैं। इस हादसे में कम से कम 10 लोग जख्मी हुए। ज्यादातर मरने वाले वो मजदूर हैं जो इमदाद की तकसीम का काम करने वाले थे। सऊदी अरब ने पहली मर्तबा मुल्क के सालाना कौमी दिन के मौके पर औरतों को एक स्पोर्ट्स स्टेडियम में आने की इजाजत दी है। ये औरतें अपने खानदानों के साथ उस दिन स्टेडियम में आ सकती हैं। इससे पहले सालाना कौमी दिन की तकरीब में सिर्फ मर्दों को हिस्सा लेने की इजाजत थी। अब औरतें और उनके घर वाले रियाद के किंग फहद स्टेडियम में जमा हो सकते हैं। इस स्टेडियम में आमतौर पर फुटबॉल मैचेस खेले जाते हैं। सऊदी अरब इस हफ्ते अपना कौमी दिन मनाने वाला है। इस स्टेडियम में 40,000 लोगों के बैठने की गुंजाइश है। सऊदी अरब ने औरतों को स्टेडियम में आने की इजाजत देते हुए अपनी पॉलिसी में तब्दीली लाई है। सऊदी अरब की हुकूमत ने इंटरनेट के जरिए टेलीफोन कॉल्स पर पाबंदी खत्म कर दी है। अब लोग व्हाट्सएप, स्काइप और दूसरे ऐप्स के जरिए टेलीफोन कॉल्स कर सकते हैं।
नॉर्थ कोरिया के वजीर खारजा ने अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से धमकियों के बाद उनका तकाबुल कुत्ते से किया। डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में यूएन जनरल असेंबली से खिताब करते हुए कहा था कि वो नॉर्थ कोरिया को तबाह ताराज कर देंगे। ट्रंप के इस बयान के बाद पहली मर्तबा नॉर्थ कोरिया की हुकूमत की तरफ से बयान जारी किया गया। वहां के वजीर खारजा ने न्यूयॉर्क में मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि एक कहावत है, कुत्ते भौंकते रहते हैं और काफिले चलते रहते हैं। उन्होंने कहा कि अगर अमेरिकी सदर समझते हैं कि वो कुत्ते की तरह भौंकते हुए हमें परेशान कर सकते हैं तो उनका ख्याल गलत है। ट्रंप ने अपनी तकरीर में नॉर्थ कोरिया के लीडर किम जोंग उनका मजाक उड़ाते हुए उन्हें रॉकेटमैन कहा था और कहा था कि रॉकेटमैन खुदकुश मिशन पर है। इस सिलसिले में एक सवाल के जवाब में नॉर्थ कोरिया के वजीर ने कहा कि उन्हें ऐसे रिमार्क पर अफसोस है। नॉर्थ कोरिया के वजीर खारजा जुमे को यूएन जनरल असेंबली से खिताब करने वाले हैं। चाइना के ओहदेदारों ने इंटरनेट पर मुसलमानों के खिलाफ रिमार्क्स को ब्लॉक कर दिया है। चाइना में इंटरनेट इस्तेमाल करने वाले लोगों ने मुसलमानों के खिलाफ सोशल मीडिया पर बाज अल्फाज इस्तेमाल करने शुरू किए थे। चाइना की सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स ने लिखा कि यह वक्त का तकाजा है कि इस्लाम और मुसलमानों के खिलाफ ऐसे कट्टर और जानिबदाराना अल्फाज को रोका जाए। इससे मुल्क में मजहबी हम आहंगी और इत्तेहाद मुतासर हो रहा है। बीजिंग की एक यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर ने बताया कि ऐसे अल्फाज का इस्तेमाल अवाम के इजहार ख्याल की आज़ादी के हक की खिलाफ वर्जी नहीं है। चाइना की हुकूमत की तरफ से ऐसी कार्रवाई एक खुशगवार हैरत की वजह है, क्योंकि चाइना से ऐसी खबरें भी आती रही हैं कि वो रमजान के रोजों और दाढ़ी पर पाबंदी लगा रहा है। पाकिस्तान के साबिक सदर परवेज मुशर्रफ ने कहा कि पीपल्स पार्टी लीडर आसिफ अली जरदारी साबिक वजीर आजम बेनजीर भुट्टो के कत्ल में शामिल हो सकते हैं। मुशर्रफ ने कहा कि आसिफ अली जरदारी को बेनजीर भुट्टो कत्ल का सबसे ज्यादा फायदा हो सकता था। उन्होंने अपने फेसबुक पेज पर एक वीडियो में ये बात बताई। हाल ही में पाकिस्तान की एक अदालत ने बेनजीर भुट्टो कत्ल केस में परवेज मुशर्रफ को फरार मुजरिम करार दिया है। मुशर्रफ ने कहा कि जरदारी बेनजीर भुट्टो और मुर्तजा भुट्टो के कत्ल में शामिल हो सकते हैं। साबिक आर्मी चीफ ने कहा कि जब कोई कत्ल होता है तो सबसे पहले ये बात देखी जाती है कि इससे सबसे ज्यादा फायदा किसे होता है। इस मामले में मुझे कोई फायदा होने वाला नहीं था। मैं हुकूमत में था और इस कत्ल से मेरी हुकूमत मुश्किल में फंस सकती थी। सिर्फ एक आदमी को बेनजीर भुट्टो कत्ल से फायदा हो सकता था और वो आसिफ अली जरदारी है। मुशर्रफ ने कहा कि जरदारी 5 साल हुकूमत में रहे। उन्होंने इस केस को संजीदगी से नहीं लिया। उस दौर में तहकीकात ज्यादा सरगर्मी से नहीं की गई क्योंकि वो खुद बेनजीर भुट्टो के कत्ल में शामिल थे। कोलकाता हाई कोर्ट ने वेस्ट बंगाल हुकूमत के एक हुक्म पर रोक लगा दी है, जिसके तहत आशूरे के दिन दुर्गा मूर्तियों के विसर्जन को रोक दिया गया था या पाबंदियां लगाई गई थी। अदालत ने हुकूमत से कहा कि वो इस बात को यकीनी बनाए कि मुनासिब मनसूबाबंदी की जाए ताकि रियासत के एक बड़े त्यौहार के दौरान झड़पों को टाला जा सके। जस्टिस राकेश तिवारी और जस्टिस हरीश टंडन की बेंच ने रियासती हुकूमत को हुक्म दिया कि दुर्गा विसर्जन और मुहर्रम जुलूस के लिए अलग अलग रास्ते बनाए जाएं और इस बात को यकीनी बनाया जाए कि ये रास्ते आपस में ना मिलें। अदालत ने कहा कि 30 सितंबर को दशमी के दिन और 1 अक्टूबर को आशूरे के दिन किसी रुकावट के बगैर विसर्जन होना चाहिए। वेस्ट बंगाल हुकूमत ने लॉ एंड ऑर्डर के अंदेशों के तहत 1 अक्टूबर को दुर्गा विसर्जन पर बास पाबंदियां लगाई थी। कलकत्ता हाई कोर्ट का यह फैसला ममता बनर्जी हुकूमत के लिए एक धक्का समझा जा रहा है। ममता बनर्जी ने कहा कि वो अमन को बरकरार रखने के लिए हर जरूरी कदम उठाएंगी। ममता बनर्जी ने अदालत के फैसले के बाद जज्बाती अंदाज में कहा कि चाहे मेरा गला काट दिया जाए, मैं वही करूंगी जो सही होगा। जम्मू कश्मीर के एक वजीर मिलिटेंट्स के हमले में बाल बाल बच गए, लेकिन इस हमले में 3 सिविलियंस हलाक हुए और 39 लोग जख्मी हुए। यह हमला जम्मू कश्मीर के पुलवामा जिले के तराल में किया गया, जहां पर मिलिटेंट्स ने एक ग्रेनेड फेंका। पुलिस ने बताया कि मिलिटेंट्स ने तराल के मरकजी बस स्टैंड के करीब सिक्योरिटी फोर्सेस पर दस्ती ग्रेनेड फेंका। जम्मू कश्मीर के वजीर पब्लिक वर्क सैयद नईम अख्तर अंद्राबी वहां एक सरकारी प्रोग्राम में हिस्सा लेने के लिए मौजूद थे, जिनकी सिक्योरिटी के लिए खुसूसी इंतजाम किए गए थे। ये ग्रेनेड सड़क पर फट पड़ा, जिससे 2 रास्ता चलने वाले फौरी हलाक हो गए, जिनमें एक औरत शामिल है। इसके अलावा तकरीबन 40 लोग जख्मी हुए, जिनमें सीआरपीएफ के 7 जवान भी शामिल है। बुरी तरह जख्मी एक शख्स की बाद में हॉस्पिटल में मौत हो गई, जिसकी वजह से मरने वालों की तादाद बढ़कर 3 हो गई। मरने वालों की शिनाख्त गुलाम नबी, मोहम्मद इकबाल और पिंटी कौर की हैसियत से की गई। एक रिपोर्ट में कहा गया कि यह ग्रेनेड वजीर के काफिले पर फेंका गया, लेकिन ओहदेदारों ने इस बात की तस्दीक नहीं की। मरकजी वजीर दाखिला राजनाथ सिंह और जम्मू कश्मीर के गवर्नर एनएन वोरा ने रियासती वजीर और पीडीपी लीडर नईम अख्तर को टेलीफोन करते हुए उनका हालचाल पूछा। जख्मियों को तराल और श्रीनगर के हॉस्पिटल्स में शरीक किया गया। 4 जख्मियों की हालत नाजुक बताई गई है। इस दौरान पुलिस ने कई इलाकों में कॉर्डिनेट सर्च ऑपरेशन शुरू किया है।
एमएनएस लीडर राज ठाकरे ने दावा किया कि बीजेपी हुकूमत अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम से बातचीत कर रही है ताकि उसे हिंदुस्तान लाया जा सके। राज ठाकरे ने फेसबुक पर पेश होते हुए दावा किया कि दाऊद इब्राहिम हिंदुस्तान आना चाहता है, वो इस सिलसिले में मरकजी हुकूमत से बात कर रहा है। उन्होंने कहा कि दाऊद बहुत बीमार है, वो यहाँ मरना चाहता है। उन्होंने कहा कि बीजेपी दाऊद को हिंदुस्तान लाते हुए इसका इस्तेमाल वोटर्स को अपनी तरफ खींचने के लिए कर सकती है। क्या कुछ हो रहा है आपकी दुनिया में, आखिर में हेडलाइंस दुनिया भर से एक बार फिर देखते हैं। आईएस के बचे कुचे इलाकों पर कंट्रोल के लिए इराकी फौज का ऑपरेशन शुरू, हवीजा के 11 देहातों को छुड़ा लिया गया। सीरियन फौज ने दीर अल-ज़ोर के 85% इलाके को आजाद करा लिया। हमा में बशार आर्मी पर अमेरिका की इत्तेहादी फोर्स का हमला। ईरान, इराक और तुर्की के वजीरों की न्यूयॉर्क में मीटिंग, कुर्दिस्तान में रेफरेंडम के खिलाफ वार्निंग, कहा आग के शोले भड़क उठेंगे। इराकी कुर्दिस्तान के लीडर मसूद बरजानी ने रेफरेंडम मुलतवी करने से इनकार कर दिया। यूनाइटेड नेशंस फलस्तीनी इलाकों से नस्ल परस्त इसराइल का कब्जा खत्म कराए, यूएन जनरल असेंबली से महमूद अब्बास का खिताब। न्यूयॉर्क में जवाद जरीफ टिलरसन मुलाकात, ट्रंप के जहरीले बयानात पर खामनाई की तनकीद। कुत्ते भौंकते हैं, काफिले चलते रहते हैं, जनरल असेंबली से डोनाल्ड ट्रंप के खिताब पर नॉर्थ कोरिया का जवाब। जम्मू कश्मीर के वजीर नईम अख्तर कातिलाना हमले में बाल बाल बचे, ग्रेनेड फटने से 3 सिविलियंस हलाक। राजनाथ सिंह ने कहा रोहिंग्या मुसलमान रेफ्यूजी नहीं, गैर कानूनी इमिग्रेंट्स हैं, मुल्क से बाहर करने पर कानून की खिलाफ वर्जी नहीं होगी। ये थी आज की खबरें। हम शेजुल्लाह फरासत को दें इजाजत और अपना बेहद बेहद ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।